हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू सिविल सर्विसेज स्टडी। यह है टेस्ट नंबर 21 फॉर यूपीएससी 2021 प्रीलिम्स एंड दिस इज फॉर पॉलिटी। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1। लुक, विच अमंग वर द फीचर्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के फीचर्स देखिएगा। करेक्ट कोड चूज करना है, जिसमें फर्स्ट है इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सेकंड, इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ए फेडरल कोर्ट। थर्ड, it abolished diarchy in the provinces and introduced provincial autonomy. Fourth, it introduced bicameralism in 5 out of the 11 provinces. तो इसमें सही कौन सा है, देखिए क्या फीचर्स थे। तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन है ए, 1, 2 एंड 3। इट मीन्स जो फोर्थ है वो नहीं है। तो ये देखिए, इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, एंड इट प्रोवाइडेड फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए फेडरल कोर्ट। फेडरल कोर्ट एस्टेब्लिश किया गया, ठीक है, और इसी फेडरल कोर्ट को सक्सीड किया है सुप्रीम कोर्ट ने। और इट एबोलिश डियार्की एंड इंट्रोड्यूस्ड प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, ठीक है। ये फोर्थ क्यों गलत है ये हम देखेंगे आगे। तो ये डियार्की इंट्रोड्यूस किसने किया था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 ने, दैट वाज मॉन्टेग्यू चैलम्सफोर्ड रिफॉर्म्स ने। बट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है, इसने डियार्की को एबोलिश कर दिया यहाँ पे, ठीक है। एंड इट इंट्रोड्यूस्ड बाइकैमरलिज्म इन 6 आउट ऑफ 11 प्रोविंसेस, दैट वाज बिहार, बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, असम एंड यूनाइटेड प्रोविंसेस। तो ये थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के फीचर्स। अब क्वेश्चन सेकंड देखेंगे, कंसीडर दी करेक्ट स्टेटमेंट्स अबाउट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के संदर्भ में करेक्ट कोड। फर्स्ट देखिए, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हैड 2 फंक्शंस, दैट इज ऑफ द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्री इंडिया एंड एनेक्टिंग ऑफ ऑर्डिनरी लॉज फॉर द नेशन, ठीक है। Second, when the Constituent Assembly met as the constituent body, it was chaired by Dr. Rajendra Prasad, and when it was met as the legislative body, it was chaired by G.V. Maulanka, ठीक है। तो यहाँ करेक्ट कोड देखिएगा, the option is C, both the statements are correct। ये देखिए, Constituent Assembly had 2 functions। Constituent Assembly को 2 फंक्शन असाइन किए गए थे। पहला क्या था? मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्री इंडिया। फर्स्ट था मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्री इंडिया एंड द सेकंड फंक्शन वाज एनेक्टिंग ऑफ ऑर्डिनरी लॉज फॉर द नेशन। तो 2 फंक्शन थे, पहला तो मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, फ्री इंडिया, एंड सेकंड वाज द एनेक्टिंग ऑफ ऑर्डिनरी लॉज, ठीक है। और ये सेकंड स्टेटमेंट, व्हेन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेट एज द कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी, व्हेन इट वाज मेट एज द कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी, इट वाज चेयर्ड बाय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, and when it was met as the legislative body, it was chaired by G.V. Maulanka। It means 2 प्रेसिडेंट थे। जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एज ए कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी मेट करती थी तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चेयर करते थे, परंतु जब एज ए लेजिस्लेटिव बॉडी मेट करती थी तो इट वाज चेयर्ड बाय G.V. Maulanka। तो ये इंपॉर्टेंट बनता है। अब देखिए क्वेश्चन 3, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस वाज नॉट टेकन फ्रॉम आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। जो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से है, कौन सा फीचर नहीं लिया गया? जैसे यहाँ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स टू राज्यसभा, मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा। इसमें से कौन सा है जो नहीं लिया गया है? तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन होगा फोर्थ। जो इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा है वो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो नहीं किया गया है। बाकी ये जो 3 है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स टू राज्यसभा एंड मेंबर्स मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, ये तीनों ही आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किए गए हैं। तो ये देखिए, ये जो इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, ठीक है, तो याद रखना। क्वेश्चन 4 देखेंगे, विच अमंग फॉलोइंग आर दी प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 18। आर्टिकल 18 के प्रोविजंस कौन से हैं? आर्टिकल 18 क्या है? एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। तो इसमें देखिए करेक्ट कोड चूज करना है। फर्स्ट देखिए, इट प्रोहिबिट्स ए सिटीजन ऑफ इंडिया फ्रॉम एक्सेप्टिंग एनी टाइटल फ्रॉम एनी फॉरेन स्टेट। Second, it prohibits the state from conferring any title on anybody, whether a citizen or foreigners. Third, a foreigner holding any office of profit or trust under the state cannot accept any title from any foreign state without the consent of the president. तो ये आर्टिकल 18 के प्रोविजंस में देखिए सही कौन सा है? तो यहाँ ऑप्शन है डी, ऑल ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर ट्रू। कैसे? ये देखिए, इट प्रोहिबिट्स ए सिटीजन ऑफ इंडिया फ्रॉम एक्सेप्टिंग एनी टाइटल फ्रॉम एनी फॉरेन स्टेट। इंडियन सिटीजन कोई भी टाइटल एक्सेप्ट नहीं कर सकता किसी भी फॉरेन कंट्री से, ठीक है। सेकंड, इट प्रोहिबिट्स द स्टेट फ्रॉम कॉन्फरिंग एनी टाइटल ऑन एनीबडी वेदर अ सिटीजन ऑफ फॉरेनर्स। जो स्टेट है यह भी कोई टाइटल कॉन्फर नहीं कर सकती है किसी भी एन इंडिविजुअल को, जो सिटीजन हो या फिर फॉरेनर हो, ठीक है। और
थर्ड में यह है कि ए फॉरेनर होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द स्टेट कैन नॉट एक्सेप्ट एनी टाइटल फ्रॉम एनी फॉरेन स्टेट विदाउट द कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। कोई फॉरेनर जो हिंदुस्तान में ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड कर रहा है वह भी जो है टाइटल नहीं ले सकता है किसी नेशन से विदाउट द कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, तो यह आर्टिकल 18 के प्रोविजंस है। ये देखिए आर्टिकल 18 क्या है, एबोलिशन ऑफ टाइटल्स लाइक दैट ऑफ द महाराजा, राय बहादुर, राजा एंड ऑल। ओके, तो ये देखिए नो सिटीजन ऑफ फॉरेनर, उन तीन के अलावा चौथा प्रोविजन है आर्टिकल 18 का, नो सिटीजन ऑफ फॉरेनर, नो सिटीजन और फॉरेनर holding any office of profit or trust under the estate is to accept any present, emolument or office from or under any foreign state without the consent of the president, without consent of president। ठीक है, तो ये आर्टिकल 18 क्या बोलता है, एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, जो ट्रेडिशनल टाइटल्स थे महाराजा, राय बहादुर, नवाब एंड ऑल। ठीक है, बट द नेशनल अवार्ड्स लाइक द पद्म विभूषण, भारत रत्न एंड ऑल आर नॉट द वियोलेटिव ऑफ आर्टिकल 18। तो ये सब है, ये आर्टिकल 18 का वियोलेटिव नहीं है। तो ये सब जो गवर्नमेंट है कॉन्फर कर सकती है, परंतु ये ट्रेडिशनल जो ये टाइटल्स है वह एबोलिश किए गए हैं। अब क्वेश्चन 5 देखिए, कॉन्सिडर दी करेक्ट स्टेटमेंट्स विद रेस्पेक्ट टू गवर्नर्स ऑफिस, गवर्नर के ऑफिस के संदर्भ में। फर्स्ट देखिए, इट इज़ अंडर द कंट्रोल और सबॉर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेकंड, द ऑथ टू द गवर्नर्स ऑफिस is administered by the Chief Justice of the concerned state High Court. Third, Governor addresses his resignation letter to the Chief Minister of the concerned state. तो यहाँ करेक्ट देखिए, तो ये करेक्ट ऑप्शन होगा, सोचिए यहाँ है सी, ओनली टू, ओनली सेकंड इज करेक्ट, जिसमें है द ऑथ टू द गवर्नर्स ऑफिस इज एडमिनिस्टर्ड बाय चीफ जस्टिस ऑफ द कंसर्न्ड स्टेट हाई कोर्ट। चीफ जस्टिस ऑफ जो स्टेट हाई कोर्ट का वह गवर्नर ऑफिस की ऑथ एडमिनिस्टर करते हैं। और ये जो फर्स्ट एंड थर्ड है ये गलत है, ये देखेंगे कैसे गलत। ये देखिए, गवर्नमेंट्स ऑफिस इज इंडिपेंडेंट, इट इज़ इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस एंड इट इज़ नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। जो ये गवर्नर का ऑफिस है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के सबॉर्डिनेट नहीं है, इट इज़ एन इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस, याद रखना, इट इज़ नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। सेकेंड, गवर्नर एड्रेसेस रेजिग्नेशन लेटर टू द प्रेसिडेंट, अपना रेजिग्नेशन लेटर प्रेसिडेंट से आपको एड्रेस करते हैं। ओके, क्वेश्चन 6 देखिए, कंसीडर द स्टेटमेंट्स, द प्रेसिडेंट कैन पार्डन, रिप्राई, रेस्पाइट, रिमिट, सस्पेंड और कम्यूट द पनिशमेंट एंड इवन पार्डन अ डेथ सेंटेंस। सेकंड, द गवर्नर हैज नो पावर टू पार्डन अ डेथ सेंटेंस बट कैन सस्पेंड, रिमिट और कम्यूट अ डेथ सेंटेंस। तो करेक्ट कोड देखिए क्या कौन सा स्टेटमेंट सही है इसमें, तो यहाँ है सी, बोथ ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। देखेंगे, द प्रेसिडेंट कैन पार्डन पनिशमेंट, एनी ऑफ द पनिशमेंट एंड ही कैन इवन पार्डन अ डेथ सेंटेंस, यह इंपॉर्टेंट है। ठीक है, राष्ट्रपति है वो डेथ सेंटेंस को भी माफ कर सकते हैं। बट द गवर्नर हैज़ नो पावर टू पार्डन अ डेथ सेंटेंस, परंतु गवर्नर के पास ऐसी कोई पावर नहीं है। बट गवर्नर कैन सस्पेंड, रिमिट और कम्यूट डेथ सेंटेंस, जो है पार्डन नहीं कर सकते परंतु सस्पेंड कर सकते हैं, रिमिट कर सकते हैं और कम्यूट कर सकते हैं। तो ये प्रेसिडेंट के पास ही है ओनली स्पेशल पावर टू ग्रांट पार्डन टू इन ए केस ऑफ डेथ सेंटेंस। ये देखिए, द प्रेसिडेंट कैन पार्डन, रिप्राई, रेस्पाइट, सस्पेंशन, रिमिशन और कम्यूटेशन इन रिस्पेक्ट टू द पनिशमेंट और सेंटेंस बाय ए कोर्ट मार्शल। तो मिलिट्री कोर्ट भी अगर कोई पनिशमेंट देता है तो जो राष्ट्रपति साहब है वो ये कर सकते हैं, पार्डन, रिप्राई, रेस्पाइट, सस्पेंड। बट द गवर्नर डज नॉट पोजेस एनी सच पावर, परंतु गवर्नर के पास ऐसी कोई पावर नहीं है कोर्ट मार्शल के रिगार्ड में। ठीक है, तो गवर्नर के पास कौन सी दो नहीं है, एक तो कोर्ट मार्शल के रिगार्ड में और जो सेकंड है जो टू पार्डन ए डेथ सेंटेंस, और दूसरी तरफ यह दोनों पावर्स ही राष्ट्रपति साहब के पास है। क्वेश्चन 7 देखिए, कंसीडर द करेक्ट स्टेटमेंट्स अबाउट द ऑफिस ऑफ चीफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर ऑफिस के रिगार्ड में। फर्स्ट, the constitution does not contain any specific procedure for the selection and appointment of the chief minister. Second, governor administers oath to the chief minister and chief minister holds office during the pleasure of the governor. तो देखिए करेक्ट यहाँ कौन है, तो यहाँ ऑप्शन होगा सी, both of the statements are correct। ये देखिए, the constitution does not contain any specific procedure for the selection and appointment of chief minister। ठीक है, और द गवर्नर एडमिनिस्टर करता है ऑथ चीफ मिनिस्टर के लिए,
एंड CM होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर। यह इंपॉर्टेंट बनते हैं दोनों स्टेटमेंट चीफ मिनिस्टर ऑफिस के रिगार्ड में। तो ये देखेंगे इसका एक्सप्लेनेशन। दो चीफ मिनिस्टर होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर बट कैन नॉट बी डिसमिस्ड बाय गवर्नर एज लॉन्ग एज ही और शी एंजॉयज द मेजोरिटी सपोर्ट इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। हालांकि जो CM है वो ऑफिस होल्ड करते हैं ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ गवर्नर, बट इसका मतलब यह नहीं कि गवर्नर साहब उसे कभी भी डिसमिस कर सकते हैं। जब तक वह मेजोरिटी सपोर्ट में है गवर्नर उन्हें डिसमिस नहीं कर सकते। ठीक है। क्वेश्चन 8 देखिए, कंसीडर द करेक्ट स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट कोड। ये देखिए, फर्स्ट द क्वेश्चंस रिगार्डिंग डिस्क्वालिफिकेशन राइजिंग आउट ऑफ द डिफेक्शन इज टू बी डिसाइडेड बाय द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस। सेकंड, कीहोतो होलोहन केस ऑफ 1993 इज रिलेटेड टू द एंटी डिफेक्शन लॉ। सोचिए कौन सा सही है। तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन होगा C। तो याद रखना है पहला ये कीहोतो होलोहन केस, ये एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड है एंड एंटी डिफेक्शन लॉ किस में है, शेड्यूल 10 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये जो केस याद रखना इंपॉर्टेंट है। और द क्वेश्चंस रिगार्डिंग डिस्क्वालिफिकेशन अराइजिंग आउट ऑफ द डिफेक्शन, जो यहाँ डिस्क्वालिफिकेशन को लेके क्वेश्चंस है शेड्यूल 10 में, वह कौन डिसाइड करता है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस। ओके, ये देखिए एंटी डिफेक्शन लॉ शेड्यूल 10 में है एंड इट वाज एडिड बाय 52nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1985। इसके क्या प्रोविजंस है, दैट ए मेंबर ऑफ हाउस बिकम डिस्क्वालिफाइड फॉर बीइंग ए मेंबर ऑफ द हाउसेस। जब कोई मेंबर किस कंडीशंस पे डिस्क्वालीफाई होगा, तो यह इसके देखिए कंडीशंस, इफ ही वॉलेंट्रीली गिव अप हिज मेंबरशिप ऑफ हिज पार्टी। ठीक है। सेकंड, इफ ही वोट्स और एब्सटेंस फ्रॉम वोटिंग इन सच हाउस कॉन्ट्रेरी टू द डायरेक्शन इशूड बाय पार्टी विदाउट ऑब्टेनिंग प्रियर परमिशन ऑफ सच पार्टी एंड सच एक्ट हैज नॉट बीन कॉन्डोन्ड बाय द पार्टी विद इन 15 डेज। तो ये कंडीशंस पे डिस्क्वालीफाई होता है कोई मेंबर। ठीक है। और कौन डिसाइड करता है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस। अब ये देखिए क्वेश्चन 9, कंसीडर द करेक्ट स्टेटमेंट्स अबाउट द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन NHRC। फर्स्ट देखिए, the NHRC is a statutory body and it was established in the year 1993. Second, it is a multi-member body consisting of a chairman and 4 other members and hold office for a term of 3 years or until they attain the age of 70 years. Third, the commission submit its report to the central governments and the state governments concerned. तो यहाँ कौन सा सही है देखिएगा, सोचे, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। So the correct option is D. All of the above statements are correct. ये देखिए, NHRC is a statutory body, ठीक है, and it was established in the year 1993। और यह एक मल्टी मेंबर बॉडी है, चेयरमैन और 4 अदर मेंबर्स होते हैं, तो टोटल 5 ये हो गए। and the tenure is of 3 years or until they attain the age of 70 years. And the commission submitted its report to the central government, not to the president. ये याद रखना इंपॉर्टेंट है ये। The commission submitted its report to the central government and the state governments concerned. ये देखिए, अब ये NHRC the chairman should be, हाँ चेयरमैन के बारे में इंपॉर्टेंट, the chairman should be a retired chief justice of India, ठीक है, and members should be serving or retired judge of the Supreme Court, a serving or retired chief justice of a high court। तो ये देखिए इनकी क्वालिफिकेशंस इंपॉर्टेंट है। and NHRC have the power of a civil court। okay, question 10 देखेंगे, consider the correct statements। the expression contempt of courts has not been defined by the constitution। the phrase judicial review has not been defined by the constitution। कौन सा सही है देखेंगे, the correct option is C। दोनों ही सही है। जो ये एक्सप्रेशन है contempt of court, ये कहीं भी डिफाइन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। एंड जुडिशियल रिव्यू, यह भी कहीं डिफाइन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, हैज़ नॉट बीन डिफाइंड, ठीक है। तो ये दोनों ही इंपॉर्टेंट बनते हैं स्टेटमेंट्स। ये देखिए, फिर द एक्सप्रेशन कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट, कॉन्स्टिट्यूशन में तो डिफाइन नहीं, परंतु कहाँ है ये, इट इज़ बीन डिफाइंड बाय द कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट ऑफ 1971। यह एक्ट जो है ये कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्सप्रेशन को डिफाइन करता है। एंड द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 13 and 226 एक्सप्लिसिटली कॉन्फर द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू ऑन ए हाई कोर्ट, ठीक है। हाई कोर्ट जो जुडिशियल रिव्यू कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन नहीं करता है, परंतु आर्टिकल 13 and 226 है जो ये हाई कोर्ट को पावर देता है जुडिशियल रिव्यू की। तो ये 2 स्टेटमेंट्स इंपॉर्टेंट बनते हैं। एंड दैट्स ऑल, थैंक यू।